नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। हिंदुस्तान का एक पुराना जख्म ताजा कर दिया गया है। हिंदुस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, यह बात एक बार फिर याद दिला दी गई। कहानी 24 साल पहले की है, लेकिन 2024 में नए तरीके से बताई गई। बस सवाल बदला हुआ है और पब्लिक के मन में सवाल बदला है। यह नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, जो आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है। अब पब्लिक पूछ रही है कि IC-814 का बदला कब लिया जाएगा, कब तक मसूद अजहर जिंदा रहेगा और कब तक उसी IC-814 की कहानी नए नए तरीके से सुनाई जाएगी। IC-814 वाली नई सीरीज में सबसे ज्यादा अखरती एक बात है और वो ये कि अजीत डोभाल के कैरेक्टर को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। इस वक्त पूरी दुनिया अजीत डोभाल का लोहा मानती है। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल के नाम से लोग थर थर कांपते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अजीत डोभाल को ही सबसे बड़ा खतरा बताया जाता है। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास मसूद अजहर को निपटाने का कोई प्लान है? क्योंकि जब तक मसूद अजहर जिंदा है तब तक IC-814 का जिन बार बार बोतल से बाहर आता रहेगा। 24 साल 8 महीने और 12 दिन पहले 5 आतंकवादियों के चंगुल से हिंदुस्तान ने 184 लोगों की जान कैसे बचाई? 9022 दिन पहले 2,16,528 घंटों पहले 5 आतंकवादियों ने एयर इंडिया के जिस विमान IC-814 को हाईजैक किया था, उसमें सवार यात्रियों की रिहाई कैसे मुमकिन हुई? इस असंभव से दिखने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी वो बताएंगे जो उस वक्त IC-814 के ठीक नीचे खड़े थे। आतंकवादियों से डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहे थे। वो कोई और नहीं, आज की तारीख में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जो उस वक्त IB के सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल थे और उन्हें नेगोशिएटिंग टीम के बिहाफ पर IC-814 के हाईजैकर से बात करने का टास्क सौंपा गया था। वो खुद भी मरने के लिए तैयार थे और मारने के लिए भी तैयार थे। कोई बताओ, नेगोशिएशन का करीबन 1.5-2 दिन तक कोई डिमांड नहीं थी। ISI के द्वारा उनको रेगुलरली ये फीडबैक दिए जा रहे थे कि प्रेशर बन रहा है। IC-814 की हाईजैकिंग के बाद खुद ग्राउंड जीरो पर रहकर आतंकवादियों से 1-to-1 डील करने वाले अजीत डोभाल और क्या-क्या जानते हैं। आज हम आपको उस हाईजैकिंग की सबसे बड़ी गवाही सुनाएंगे। खुद अजीत डोभाल तालिबान, कांधार, पाकिस्तान, ISI और IC-814 की हाईजैकिंग के सबसे मुश्किल 7 दिनों की पूरी कहानी बताएंगे। और तालिबान के साथ में जो सबसे ज्यादा मेरा झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि ठीक है, हम आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जहाज हमारा है, पैसेंजर हमारे हैं, क्राइम हमारी कंट्री में हुआ है, हम अपनी रिस्क और कॉस्ट के ऊपर में अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करने की आप इसको हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि आपकी सॉवरेन, आपकी टेरिटरी। आतंकवादियों ने जब हाईजैक किए विमान IC-814 को कांधार में उतारा, तब क्या-क्या हुआ? 24 साल पहले इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 एक ऐसी टेरिटरी में था जहां एक तरफ रनवे पर प्लेन था, दूसरी तरफ तालिबानी हथियारबंद थे। तालिबान ने आतंकवादियों की देखरेख के लिए भारत कोई कमांडो एक्शन न कर दे, इसके लिए टैंक, मोर्टार सब तैनात कर दिए थे। तालिबान ने तब IC-814 के हाईजैकर्स को कितनी छूट दे रखी थी, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लाल रंग की टी-शर्ट और काले रंग का नकाब पहना हाईजैकर तब कितना बेफिक्र था। अब दूसरी तस्वीर देखिए। लाल टी-शर्ट और नकाब में दिख रहा ये दूसरा हाईजैकर था और उसके पीछे हाथ में वॉकी टॉकी लिए तालिबानी था। अब तीसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी तालिबानी हथियारबंद लाल टी-शर्ट और नकाब पहने हाईजैकर की मेहमान नवाजी करते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त मौजूदा NSA और उस वक्त IB के सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल रहे अजीत डोभाल IC-814 के हाईजैकर से नेगोशिएशन करने पहुंचे, उस वक्त हाईजैकर्स विमान के नीचे ही थे। जैसा कि इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं,
लाल रंग का मास्क पहना हाईजैकर तालिबानी हथियारबंद दस्ते के बीच से होते हुए विमान की ओर बढ़ रहा है और पीछे अजीत डोवल दिख रहे हैं। विमान के अंदर घुसने का इकलौता रास्ता ये सीढ़ियां ही थी जिसकी निगरानी नकाब पहने हाईजैकर्स कर रहे थे और चारों ओर से तालिबानियों ने मोर्चा संभाल रखा था। नामुमकिन सा दिखने वाला यह पूरा ऑपरेशन कितना टफ था, पहले इसकी शुरुआत अजीत डोवल से सुनिए, फिर पूरी कहानी आपको बताएंगे। जो कंधार वाला इंसिडेंट था, जो हाईजैकिंग का इंसिडेंट था, वो एक फॉरेन टेरिटरी में था, एक ऐसी टेरिटरी में था जिस सरकार के साथ में हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे और वो एक ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्री था जिसमें जाने के लिए अगर हमें कोई हवाई जहाज से भी ले जाना पड़ता हो तो उस कंट्री की इजाज़त चाहिए थी, और जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिल रही थी। जबकि हम नेगोशिएशन के लिए भी गए तो हमारे जहाज़ को जाने की पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं थी। दूसरी वजह ये थी, दूसरा बड़ा फ़र्क ये था कि वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट अपने पैसेंजर्स को केवल खाली कराना नहीं था, लड़ना केवल उन हाईजैकर्स के साथ नहीं था जो उसके अंदर है, उससे बड़ी जो उनका टोटल सपोर्ट तालिबान की जो वहाँ पर सरकार थी, उनके टैंक्स, उनके मुजाहिद, उनके वॉलंटियर्स, जिन्होंने पूरा का पूरा कंधार एयरपोर्ट ढका हुआ था, वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और उनके टैंक्स वगैरह चारों तरफ से वो थे। अगर हमें उन तक पहुँचना था और अपने पैसेंजर्स को निकालना था तो पहले इनसे लड़ना पड़ेगा, और अगर इनसे लड़ना पड़ेगा तो ये उतने ही नहीं होते, ये पूरे देश के ऊपर एक तरह का आक्रमण होता। उस आक्रमण में विजय पाने के बाद ही उस हवाई जहाज को रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन उस केस में सबसे पहला, अगर इस तरह का एंगेजमेंट, थ्योरेटिकल मैं बात कह रहा हूँ, इस तरह का अगर कोई एंगेजमेंट शुरू होता तो सबसे पहले कैजुअलिटी वो जहाज होता, तो पैसेंजर तो सारे ही जाते। उसके बाद में अगर आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान के ऊपर में अटैक करना हो तो दूसरी बात है, या एट्रिशन करना हो या डिस्ट्रक्शन करना हो तो दूसरी बात है, लेकिन पैसेंजर्स को बचाने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वो तो फिदाइन मोड में थे, वो तो ब्लो भी कर सकते थे, और अब तो वो ऐसी जगह पर थे कि जहां पर वो खुद उतर चुके थे, मतलब उतर सकते थे, आ रहे थे जहां से जब बाहर जा रहे थे, कि वो खुद वहां से चले जाते और दूर से रिमोट से ऊपर उस जहाज को उड़ा देते, तो उनकी अपनी जान का भी खतरा नहीं था। जबकि वो अपनी जान के खतरे पर अमृतसर के एयरपोर्ट से भी उन्होंने फ्लाइट को टेक ऑफ किया, यानी कि वो खुद भी मरने के लिए तैयार थे और मारने के लिए भी तैयार थे। अब वो एक ऐसी ज़मीन पर पहुंच चुके थे जहां पर वो पूर्ण रूप से स्वयं सुरक्षित थे और हिंदुस्तान के जहाज को ख़त्म कर सकते थे और पैसेंजर्स को ख़त्म कर सकते थे, और बाहर से जो लोग आए थे उनको भी होस्टेज बना सकते थे, क्योंकि पूरी की पूरी तालिबान की फौज वहां पर थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाईजैकर्स इंडियन एयरलाइंस के IC-814 को कांधार ही लेकर क्यों गए, और इसकी पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में बैठकर कैसे लिखी, यह समझने के लिए आपको IC-814 की हाईजैकिंग की मिनट टू मिनट डिटेल नोट करनी होगी। साल 1999 का दिसंबर महीना और तारीख थी 24। नया साल ही नहीं, सदी भी सिर्फ एक हफ्ते दूर थी। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम को करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फ्लाइट में 179 यात्रियों सहित कुल 190 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि काठमांडू से दिल्ली का सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का यह सफर पूरे देश के लिए भयानक 7 दिनों में बदल जाएगा। IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। एक आतंकवादी विमान के कॉकपिट में घुसकर उसके कैप्टन देवी शरण को विमान को मोड़ने और पाकिस्तान के लाहौर की तरफ चलने को कहने लगा। दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 लाहौर की तरफ मोड़ी जा चुकी थी। कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि विमान में लाहौर तक जाने का ईंधन नहीं है, लेकिन आतंकवादी नहीं माने। विमान लाहौर तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को उतारने से मना कर दिया। इसी बीच कैप्टन देवी शरण विमान में लगा इमरजेंसी बटन दबा चुके थे, जिससे भारत में अधिकारियों को यह पता चल गया था कि IC-814 का अपहरण हो चुका है। विमान में सवार सभी यात्रियों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। विमान को लाहौर में उतरने नहीं दिया गया था और उसका ईंधन खत्म हो रहा था। विमान के कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि किसी भी हालत में उन्हें विमान को अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा। इधर भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी।
IC-814 ईंधन भराने के लिए अमृतसर में उतरने वाला था। अमृतसर में यह बात की गई कि NSG को भेजा जा रहा है, तब तक विमान को अमृतसर में रोक कर रखा जाए। तो ये अल्टरनेट था कि उसके आगे तुम कुछ खड़ा कर दो जहाज के, बट कुछ भी खड़ा कर दो, तो देयर वाज अल्टरनेट। पर उसमें क्या था, जहां पर खड़ा करते उन्होंने तो पावर खुलवानी थी। जैसे मैं पावर खोलता, एयरक्राफ्ट जाके स्मैश होना था उसके अंदर, वो क्रैश हो जाता। ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटी आई डोंट से कि ठीक थी। तो बाकी रही पॉसिबिलिटी अदरवाइज कि इसको रोकते। वो अब अथॉरिटी को सोचना था। पर मैं ये नहीं कहता कि जितना कम टाइम था उस टाइम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो फॉर देम आल्सो। आधे घंटे तक IC-814 अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर नहीं आया। कैप्टन देवीशरण ने बिना ईंधन भराए विमान को उड़ाने से मना कर दिया, लेकिन आतंकवादी समझ गए थे कि वो ज्यादा देर तक रुके तो फंस सकते हैं। आतंकवादी 30 से 0 तक गिनने लगे और कहा कि अगर विमान नहीं उड़ा तो वो सबको गोली मार देंगे। हाँ, अमृतसर में देखिए पूरी सीक्वेंस में अगर आप देखें तो कई सारे हमको सबक है जो सीखने को मिलते हैं। करीबन 4:35 के ऊपर में यह बात पता लग गई थी कि जहाज हाईजैक हो चुका है। यह भी पता लग गया था कि जहाज का मूवमेंट वेस्टवर्ड है, और हमारे को यह भी पता है कि जब भी वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा है तो अमृतसर एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रहा है जहां पर कि वो लैंड हो सकता है, जहां पर उसको लैंड किया जा सकता है। इसलिए और वहां से लगभग 8 बजे वो प्लेन गया है, उसने लीव किया है लाहौर के लिए। इसके बीच के 3.5 घंटे के समय के अंदर में हम अपने आप को पोजीशन नहीं कर सके, अपने ट्रूप्स को, अपने प्रिपरेशंस को, अपने इक्विपमेंट को, कि हम अमृतसर में उसके लिए तैयार हो सकें। वो हम नहीं कर पाए। शायद जो NSG का प्लेन था वो भी शायद टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाया, और उन लोगों ने भी जो वहाँ पर थे और जो लोग वहाँ पहुँचे भी, उनको ये नहीं मालूम था कि ऐसी स्थिति में कार्रवाई कैसे की जाती है। इसका मतलब जो कि हमारे वेस्टर्न साइड के सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, डेंजरस एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो ड्रिल होनी चाहिए उसके बारे में एक हमारे लिए लेसन ये था कि वहाँ पर जो पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो एक कॉन्टिजेंट को हमेशा तैयार रखें, उनकी प्रॉपर रिहर्सल हो, उनकी प्रॉपर मॉक एक्सरसाइजेज हों, ताकि कभी भी किसी भी टेररिस्ट सिचुएशन पर, चाहे वो जोधपुर में है या अमृतसर में है या जामनगर में, जो हमारे वेस्टवर्ड उसके वो हैं, वहाँ पर हम इसको वो कर सकें। अहमदाबाद में है, क्योंकि यहाँ से ये संभावनाएं बहुत है। बिना ईंधन भरे IC-814 फिर से पाकिस्तान के लाहौर की तरफ उड़ गया। उस वक्त भारत ने आतंकवादियों के कब्जे से विमान को छुड़वाने का एक बड़ा मौका गंवा दिया। विमान में ईंधन बिल्कुल नहीं बचा था और लाहौर एयरपोर्ट विमान को उतारने की इजाजत नहीं दे रहा था। यहां तक कि एयरपोर्ट की सभी लाइट बुझा दी गई, विमान को मिलने वाले सभी सिग्नल बंद कर दिए गए। कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था, वो विमान को लाहौर में चलती सड़क पर ही उतारने लगे। विमान को क्रैश होने की हालत में देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने विमान को आखिरकार रनवे देने की इजाजत दे दी। यहां विमान में ईंधन भराया गया और रात को 10:30 बजे के करीब विमान को लाहौर से भेज दिया गया। आतंकवादी विमान को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए विमान को दुबई ले जाया गया। भारत सरकार ने दुबई में कमांडो ऑपरेशन का प्लान बनाया, लेकिन UAE की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। आतंकवादियों ने दुबई में विमान में ईंधन भरवाया और यहां पर 27 यात्रियों को छोड़ भी दिया। दुबई से आतंकवादी IC-814 को अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए। विमान के हाईजैक के 18 घंटे हो चुके थे। अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान का राज था और भारत सरकार तालिबान से किसी तरह से संबंध नहीं रखती थी। भारत के लिए यह भयानक संकट का समय था। आतंकवादी विमान को बंधक बनाकर हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना चाहते थे, जो साल 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था और श्रीनगर की कोट भलवाल जेल में बंद था। आईएसआई, तालिबान और हाईजैकर, ये तीनों इंटिटीज एक इंटिटी थी। हम इनके साथ में ज्वाइंटली लड़ रहे थे। वहां पर हम उस दौरान में एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच सकें जिसमें कि तालिबान इनको सपोर्ट न करे, क्योंकि अजहर मसूद का, और जब वो होस्ट कैंप में था और वहीं ट्रेनिंग भी देता था और इनको रिलीजियस प्रीचिंग भी देता था, तब से लेकर ओसामा बिन लादेन और बाकी सब लोगों के साथ में बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इस ग्रुप के, इस तंजीम के उनके साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ये हमारे लिए संभव नहीं था। वहां पर एक लिमिटेड कमांडो ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू करना एक संभावना थी,
अगर हमारे को ग्राउंड सपोर्ट न भी मिलता, लेकिन अगर ग्राउंड से अपोजिशन मिलता तो फिर यह संभव नहीं था। यह कहीं भी संभव नहीं है कि अगर किसी एयरपोर्ट के अंदर में आप किसी हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, हाईजैकिंग को, लेकिन अगर ग्राउंड सपोर्ट जो वहाँ के वो आपको अपोज करना शुरू करे, वो आपके ऊपर अटैक करे, तो फिर ये कमांडो एक्शन कोई संभावना उसकी। उस सिचुएशन में हमारी ये ज़रूर कोशिश थी, और पहली कोशिश यही थी, और हमें 2% 4% उम्मीद थी कि संभावना है कि तालिबान शायद ये कहे कि ठीक है आप जो मर्जी करना करिए। अगर वो हमारे को ये इजाज़त देते तो हम ज़रूर इस स्थिति में थे कि हम अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस ले आते और हाईजैकर्स को ख़त्म करते। वहाँ पर हाईजैकिंग में कंधार के अंदर में यदि तालिबान न्यूट्रल होता और अपने आप ही हमें सपोर्ट के लिए नहीं देता, लेकिन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और तालिबान के साथ में जो सबसे ज़्यादा मेरा झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि ठीक है हम आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जहाज हमारा है, पैसेंजर हमारे हैं, क्राइम हमारी कंट्री में हुआ है, हम अपनी रिस्क और कॉस्ट के ऊपर में अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करने की आप इसको हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपकी सॉवरेन आपकी टेरिटरी है, आपकी टेरिटरी पे हम तब तक नहीं कर सकते। और हम ये भी देख रहे थे कि हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमें जब वो इजाज़त किसी भी हालत में नहीं मिली तो फिर हमारे को एक नेगोशिएशन के द्वारा जितना भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते थे एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। हाईजैकर्स ने IC-814 की लैंडिंग के लिए कांधार एयरपोर्ट को चुना ही इसलिए था क्योंकि उस वक्त ISI, पाकिस्तान और तालिबान एक ही टीम में थे। उनका मकसद ही किसी भी तरह भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाना था। इसके लिए वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते थे। आतंकियों को मालूम था तालिबान की टेरिटरी में भारत कोई कमांडो एक्शन नहीं लेने वाला, जिसका फायदा उन्होंने 24 साल पहले उठाया। भारत के लिए निगोशिएशन इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि तालिबान ने उन आतंकवादियों को कांधार एयरपोर्ट के रनवे पर खुली छूट दे रखी थी। आतंकवादियों के खाना पानी से लेकर ISI से मिल रहे एक एक अपडेट तक तालिबान की मदद से आतंकवादियों को अपडेट लगातार मिलती जा रही थी। इसका खुलासा खुद अजीत डोवल ने किया है, जो उस वक्त निगोशिएशन टीम की तरफ से हाईजैकर से बात कर रहे थे। यहां पर उसके ऊपर से सारे प्रेशर खत्म हो गए थे। उसको खाना भी मिल रहा था, वो नीचे भी आ सकता था, आराम भी कर सकता था, और उनको मदद करने के लिए पूरी की पूरी वहां पर तालिबान की फौज थी। ये बात पूर्ण रूप से स्टैब्लिश हो चुकी थी जब बॉम्बे की रेड हुई कि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है, और इन लोगों ने अपने साथ में जहाज के अंदर में इसको ब्लो अप करने का पूरा साधन रखा हुआ था। तो ये डर कि बिना कुछ हासिल किए हुए हम अपने सारे के सारे पैसेंजर्स को खो बैठे और जहाज को का नुकसान कर बैठे, ये संभावना किसी भी क्षण ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी कि एक एक पैसेंजर के बारे में उनका हमेशा ये रहता था, आप ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको हम इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए आपका मीडिया क्या कह रहा है, देखिए आपके कंट्री के अंदर में आग लगी हुई है, देखिए बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि ISI के द्वारा उनको रेगुलरली ये फीडबैक दिए जा रहे थे कि प्रेशर बन रहा है, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, जनता प्रेशर डाल रही है, मीडिया प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तुम लोग विल्ट मत करो और तुमको कोई खतरा भी नहीं है। पांचों हाईजैकर्स ने ISI के प्लान के अकॉर्डिंग 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। उनमें से एक का नाम जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भी था। मसूद अजहर की रिहाई की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वो जेल से बाहर निकाला गया था, और तब उसने अपना चेहरा कंबल से ढका हुआ था। मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की 2 कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं, जिसमें कश्मीर में विदेशी पर्यटकों को अगवा करके मार डाला गया। एक बार जेल तोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन मसूद अजहर भाग नहीं पाया था। IC-814 का मुख्य हाईजैकर मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। 30 घंटे की बातचीत के बाद आतंकवादियों ने मसूद अजहर के साथ 35 आतंकी, एक मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी की लाश और $20 करोड़ की मांग की। उस वक्त भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन देश में बढ़ते जन दबाव और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से बंधक यात्रियों को छुड़ाने के बदले भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात मान ली। इन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर था, दूसरा आतंकवादी था मसूद अजहर का खास आतंकी उमर शेख, और आतंकवादी हमले करने का एक्सपर्ट माने जाने वाला मुश्ताक अहमद जरगर।
जहां तक पैसे की डिमांड थी उसके लिए हमने थोड़ा सा आर्गू किया, लेकिन मेनली वो डिमांड उन लोगों ने ड्रॉप कर दी मुल्ला उमर के कहने पर, क्योंकि उसने ये कहा कि अन इस्लामिक है और इसलिए हम ये अन इस्लामिक काम आप मत करें। दो डिमांड थी, एक सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को एक्सह्यूम करने की और एक $200 मिलियन की। ये डिमांड उन्होंने तकरीबन नेगोशिएशन होने के, मैं आपको बताऊं, नेगोशिएशन का करीबन 1.5-2 दिन तक कोई डिमांड नहीं थी। ये डिमांड ही काफ़ी दिनों की देर के बाद आई और काफ़ी देर तक तो नेगोशिएशन इसी बात पर चली कि आप अपनी डिमांड तो दीजिए। उन्होंने शुरू किया था कश्मीर से ट्रुप्स को हटाने का, पॉलिटिकल डिमांड के तौर पे थी कि आपने हमारा मुल्क ले रखा है, ये कर रखा, जो भी बातें होती हैं इस्लाम के नाम के, उसके नाम के वगैरह के ऊपर। लेकिन जब उनको लाते लाते लग के भाई स्पेसिफिक्स पर आओ, क्या करना है, कैसे करना है, तो जो डिमांड आई थी उसके अंदर में 3 डिमांड थी। 36 आदमियों की रिलीज़ की लिस्ट, सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी का एक्सह्यूमेशन और $200 मिलियन। ये 2 डिमांड्स कुछ समय के बाद में उन लोगों ने मान ली और उन्होंने ये कहा, हमने भी उनसे कहा कि ये इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, इसमें क्या सब है, कौन कौन सी हदीस के खिलाफ है, कौन कौन से इसमें इस्लामिक लॉज हैं जो कि इसको करते हैं और हम नहीं कर सकते और हमको नहीं करना चाहिए, तो कर मान गए। इसके बाद मसूद अजहर जब रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचा तो देख लीजिए, फुल सिक्योरिटी में हथियारबंद आतंकवादियों की सुरक्षा में उसे कैसे एक वैन में ले जाया गया। ये कराची में उसी वैन की तस्वीर है जिसके भीतर मसूद अजहर बैठा हुआ था। उस वक्त मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तस्वीर 4 फरवरी 2000 की है, जब मसूद अजहर कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद खुद गाड़ी चलाकर मसूद अजहर को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। इससे साफ है कि ISI ने ही IC-814 की हाईजैकिंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। भारत में बैठा एक इकोसिस्टम ऐसा है जो एक वेब सीरीज बनाकर IC-814 की हाईजैकिंग के लिए ISI को क्लीन चिट दे रहा है, पाकिस्तान को दोषी तक नहीं मान रहा। ऐसे लोगों को कांधार से पाकिस्तान पहुंचने के बाद मसूद अजहर की 9 जनवरी 2000 की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जब वो पाकिस्तान के बहावलपुर पहुंचा था, उस वक्त पूरी सरकारी सुरक्षा के बीच इस आतंकी ने रैली की थी और रोड शो किया था और धमकी दी थी कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए वो 5 लाख आतंकियों को इकट्ठा करेगा। IC-814 की हाईजैकिंग में शामिल 5 में से 1 हाईजैकर को मारा जा चुका है, 4 अभी जिंदा हैं। मसूद अजहर भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, मगर इन सब के दिन ढलने वाले हैं। इन सब का अंत आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। डोवल ने प्लान रेडी कर रखा है। बहराइच के आदमखोर भेड़िए की आखिरी रात कब आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अभी तो सिर्फ हर रात को एक डर आता है, एक अनजाना सा खौफ आता है और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं। पुलिस और वन विभाग अपनी टीमें बढ़ा रहा है, शूटर बढ़ा रहा है, कैमरे लगा रहा है, लेकिन वो तारीख नहीं बता पा रहा जब इन भेड़ियों से निजात मिलेगी। पब्लिक को सिर्फ एक भरोसा दिया जा रहा है और पब्लिक बहुत डरी हुई है और इस बीच नेता पब्लिक को और डराने आ गए हैं। आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सियासी भिड़ंत बहराइच की भेड़ियों पर हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें। घुप अंधेरा, सन्नाटा ऐसा कि जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। अंधेरा ऐसा कि मौत कब दबे पांव आ जाए पता नहीं। इन अंधेरी और सुनसान गलियों में, इन खेतों में भेड़िया कहीं भी हो सकता है। भेड़िया कभी भी यहां के बच्चों पर अटैक कर सकता है।
इसीलिए तो यहां रात के अंधेरे में चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया। डर, खौफ, आतंक और दहशत क्या होती है, ये इन दिनों कोई बहराइच के 50 गांवों के 80,000 गांव वालों से पूछे। एक पूरी की पूरी आबादी रात होते ही ऐसे दहशत में आ जाती है। ऐसा लगता है कि अंधेरा होते ही बहराइच की सड़कों पर एक अघोषित इमरजेंसी लगी हो। भेड़ियों का आतंक है, जिन्होंने यहां 10 शिकार कर लिए हैं। इसीलिए लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी रात ऐसे ही पहरा देते हैं, हाथों में हथियार लिए ऐसे ही घूमते रहते हैं। रात का टाइम है और बहराइच की सड़कों पर इस तरह से भेड़िए का आतंक है। पुलिस जगह जगह जा रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि घरों के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। और आप लोग देखिए सिक्योरिटी सुरक्षा जो भेड़िए से है, लाठी डंडे हरसा सब हथियार लेके सड़क पे निकले हैं। ये क्या लेके आए हैं आप? फरसा। अच्छा, क्या करने का इरादा है इससे? इसे मारने का इरादा है। किसको? भेड़िए को। मार देंगे? हाँ। वो मार रहा है लोगों को? उससे क्या, हम हमारे सामने आ गया तो हम उसको मार देंगे ना। तो बच्चों की कैसे रक्षा कर रहे हैं? बच्चों को अंदर रखते हैं और क्या करेंगे। ये गांव में भाला सरिया और डंडा लेके लोग गांव में रात में रह रहे हैं। कितना डर है यहाँ भेड़िए का? बहुत डर है सर, बहुत डर है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये जो है कल जो है यहाँ पंचायत भवन में आ गया था। अच्छा। तो 12 लगभग 2-2:30 बजे टाइम फिर कोई मिल के बच गए लोग, भाग गवा, कूद गया रहा है जमीन, यहाँ बाउंड्री के अंदर आ गया रहा है तो फिर भाग गवा। तो आपने भाला निकाल लिया है? भाला तो रखते हैं, भाला ना रखें तो ऊपर वार कहीं मिल जाए तो दिक्कत कर दे, तो लाठी से हाली कुछ दबी जो टार्च वार्च लगा दे तो कुछ दब जाता है, भाला देखते तो हाथ में। हम लोग अलर्ट हैं और शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को सोने नहीं देते हैं और हर पुरों पे जाकर के रात सबको जगाते हैं कि जागते रहो, कोई घटना मेरी गांव सभा में न घटे। दहशत तो होगी ही। अभी तक बहराइच में ये भेड़िए 10 लोगों को मार चुके हैं, 37 लोगों को जख्मी कर चुके हैं और सिर्फ पिछले 48 घंटे में 6 लोगों पर हमला कर चुके हैं। इसीलिए अब इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया है। कहा गया है कि पहले भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी और फिर अगर जरूरत हुई तो उन्हें गोली भी मार दी जाएगी। भेड़ियों को मारने या पकड़ने के लिए अब 10 दिन का समय और दे दिया गया है। भेड़ियों को न्यूट्रलाइज करने वालों की संख्या पहले 9 थी, अब 18 कर दी गई है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इलाके में बिजली गुल न हो। जो है बहुत ही अच्छी पहल ये हुई है कि विद्युत विभाग लगातार उस क्षेत्र में भले दूसरे जगह की बिजली काटनी पड़े लेकिन प्रभावित क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था जो है बनी रहे। और साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों को भी बुलाया गया था, यहाँ पे सीएमओ साहब भी थे, सीएमएस साहब भी थे, उनके अधीनस्थ भी थे, तो उनको भी सजग किया गया कि इस तरह की आपदा में जो मानवता दिखाते हुए ऐसे लोगों की जो है भरपूर मदद की जाए। जो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद रखी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सारे लोग कंसर्न हैं और आप लोगों का भी हम लोग सहयोग चाहिए इसमें, लोगों को जागरूक करने में। खास करके जो लोग हैं वो बाहर ना सोएं और खुले में ना सोएं। अपने घरों में उनके जो है दरवाजे नहीं हैं यदि तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, रोटेशन में सोएं। मान ले 6 परिवार में सदस्य तो 2-2 आदमी, एक आदमी जो है गार्ड करे, बाकी सोएं। और बच्चों को ही खतरा होती है, मतलब खतरे की जो बात है वो बच्चों के साथ होती है। इलाके में बिजली की पूरी व्यवस्था करने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, लाइट है ही नहीं, तो मजबूरी में लोगों को घरों के बाहर सोना पड़ रहा है। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 छोटे बच्चे सोए हुए हैं और उनकी मां या दादी उनके ऊपर पंखा झल रहे हैं। अब जब से भेड़ियों की दहशत हुई है तो ये लोग ऐसे ही रात भर अपने बच्चों की निगरानी करते हैं। बहराइच में दिन के बाद जब सूरज ढलता है तो भेड़िए की दहशत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव-गांव लोग लाठी, बल्लम, सरिया हर चीज़ लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गांव-गांव जा रही है, लोगों को समझा रही है कि भेड़िए का आतंक है,
भेड़िया बच्चों को खा रहा है, तो आप घरों के अंदर रहें, बच्चों को अपने घर के अंदर रखें। तो इसी तरह की एक टीम हमारे साथ है, अभिषेक सिंह है हमारे साथ। ये जो पूरा ऑपरेशन आपका चल रहा है, एक तो भेड़िया पकड़ने का और दूसरा लोगों को बचाने का, तो इसमें क्या समझा रहे हैं? बस मैम हम लोग यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर न सुलाएं, और हम लोग रात भर ऐसे ही गश्त करेंगे कि कोई भी दुर्घटना या घटना घटित ना हो। बस। तो जैसे बहुत सारे रास्ते में देखा, हम बहुत दूर से आपके साथ आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर सो रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? आज तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, सब लोग अंदर हैं भी। इसे थोड़ी लाइट कटी थी, 10 मिनट के लिए बाहर आए थे, फिर अंदर कर लिए। हम लोग समझाए, जैसे कन्विंस हो गए कि अंदर ही रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जैसे ये टाइम ऐसा है कि भेड़िया आता है शिकार के लिए, तो आप इस ऑपरेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि भेड़िया तो नहीं है कहीं? हाँ, जैसे कहीं सूचना मिलती है तुरंत ड्रोन चला के हम लोग देखते भी हैं। बच्चे अंदर रखिएगा। इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। मच्छरदानी के अंदर लोग हैं, अंदर करिए। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। भेड़िए ने अपने ज्यादातर शिकार छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बनाया है, इसीलिए अब प्रभावित गांवों में ऐसे ही वन विभाग और पुलिस की टीमें जा जाकर लोगों से घरों के अंदर जाने को कह रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है कि घरों के अंदर कमरों में गर्मी लगती है और बाहर भेड़िए का डर है। मैडम, हम लोग तो पूरी रात ऐसे ही चलते हैं, लगभग 5 बजे तक। हम लोगों का काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। हम लोग बताते हैं लोगों को और लोग उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है बहुत ही सेंसिटिव गांव है। और यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि भेड़िया आता है, लेकिन कुछ ऊपर वाले की कृपा है कि वो चला जाता है, क्योंकि लोग जागते मिलते हैं उसको। इसलिए हमारा गांव बचा है अभी तक। जी। अच्छा, रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं आप लोग? पूरी रात। लाठी डंडे भी हैं साथ में? सब कुछ रहता है। आप लोग रात भर जागते हो? हाँ। तो क्या धाका भी लगाते हो? हाँ। जागते रहो, क्या बोलते हो? बोलता हूँ जागा सोइए। अच्छा, तो जो बच्चे घर के बाहर हैं, आप लोग भी कहते हैं अंदर? हाँ। तो इस तरह बहराइच का भेड़िया अब इतनी बड़ी खबर बन चुका है कि उस पर राजनीति भी फुल हो रही है। ऑपरेशन लगातार लंबा खिंच रहा है और अभी भी कम से कम 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसीलिए अखिलेश यादव भी वन्य जीव एक्सपर्ट बन गए हैं। सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकार ही कंफ्यूज है। नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब 60 से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए, सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे। जब सरकार नई बनी थी, उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे, और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए, जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहां रहेंगे? आके आपके खेतों में आ रहे हैं। भेड़िए पर भी राजनीति है और भेड़िए के बहाने भी राजनीति है। अखिलेश ने भेड़िए पर सियासत की तो योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के बहाने अखिलेश की समय की सरकार को ही आदमखोर बता दिया। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। कुल मिलाकर भेड़िए पर उत्तर प्रदेश में सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही जो पिछले करीब 2 महीने से दहशत में जी रहे हैं।